Good afternoon everyone. Welcome back to Parcham. I am Richa Sharma. दिन के बच्चों के हैं 12 and it is time for our daily current affairs session. कल भी ये सेशन 12 बजे ही लाया गया था. आप में से कुछ बच्चों ने लिख दिया कभी टाइम पे नहीं आता है सेशन. कल भी 12 बजे ही डाला था. हमारी गलती नहीं है. ग्लिच था यूट्यूब का. प्रीमियर ही नहीं शो कर रहा था. वीडियो चल ही नहीं रहा था. तो फिर हमने उसको पब्लिक किया. उसमें 1 मिनट की देरी हो गई. राइट. सो एनी विच वेज दिन में 12 बजे यूजली आपको सेशन मिल ही जाता है. सो इतना गुस्सा नहीं हुआ करते हैं. चलिए, वैसाख महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज है अष्टमी. ये हो गया पंचांग के हिसाब से आज की तिथि. राइट. अब आज की पढ़ाई शुरू करें उससे पहले कल का होमवर्क डिस्कस करेंगे. कल क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति विद इंडिया. तो भारत के साथ एक देश है जो कि शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है. कौन सा देश है? तो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसमें बहुत शक्ति होती है, वो है फांस. चुभ जाए ना तो आप परेशान होते रहते हो. सुई से निकालना पड़ता है, कभी सेफ्टी पिन से निकालना पड़ता है. तो फांस से फ्रांस, आपको हिंट मैंने याद करवाया था. इंडिया एंड फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है. नाउ सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन किए थे, उनका आंसर देखते हैं. एक तो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड था कि इंडिया फ्रांस में 2 और पॉपुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस बताइए. मेजॉरिटी बच्चों ने यही नाम लिखे हैं, गरुड़ एंड वरुण. ऑलराइट. देन आई आस्क्ड यू अबाउट रस्किन बॉन्ड. कल हमने पढ़ा था ना, रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड की गई है, जो कि सबसे हाईएस्ट ऑनर है साहित्य अकादमी का. तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आई आस्क्ड यू. कहाँ हुआ? कसौली, हिमाचल प्रदेश में. एंड देन मैंने आपसे पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान. और ये जो रिस्पॉन्स पिक हुआ है ये नूतन कुमारी 8706 आपका पिक हुआ है. वेरी गुड. बाकी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर किया है. डू नॉट गेट डिस्करेज्ड. कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, मैम हमारा आप कभी पिक ही नहीं करते हो. बेटा रैंडम पिक करते हैं, कभी ना कभी तो नंबर आएगा, है ना. चलो, नहीं भी आए तो ऑब्वियसली इस एक्सरसाइज का पर्पस ये नहीं है कि आपका नाम यहाँ पे फ्लैश हो जाए. इस एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि जब क्वेश्चंस बीच में पूछे जाते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ढूंढेंगे उनको, दिमाग में वो एक्शन रजिस्टर होगा, वो आंसर आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा. एग्जाम में कभी आ गया बाई चांस तो मुझे थैंक यू करो कि अरे वाह मैम ने पूछा था ये. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज. दिस इज द बोनस. चलिए, सो शुरुआत कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की विथ इंपॉर्टेंट डेज. 15th ऑफ मई को एक इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल फैमिली डे. सो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे ऑब्जर्व किया जाता है. और थीम क्या है इस बार की? फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज. हर चीज़ कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ रही है. इस बार अधिकतर थीम्स के अंदर जो भी थोड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, उनमें अधिकतर में आपको क्लाइमेट चेंज थीम में जुड़ा हुआ दिखेगा. तो फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज इज द थीम. और इस साल यूनाइटेड नेशन 30th एनिवर्सरी मना रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की. सो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब आता है? 15 मई. मई के बिल्कुल मिडिल में. सो मेरे बिल्कुल मिडिल में, यानी मेरे दिल में मेरी फैमिली है, ऐसे करके याद कर सकते हैं. मैं कहाँ से आया? मे से. मैं मेरे बिल्कुल मिडिल में, यानी हार्ट में. हार्ट तो आई नो थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, पर कोई बात नहीं, याद कर सकते हैं. ठीक है, 15 में याद रहेगा. यूएन ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 1994 में टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस डे. चलिए, अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए. अगर हम माने कि भाई यूनेस्को अगर किसी चीज़ को रिकग्नाइज कर दे तो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि. अगर इस एंगल से देखो तो भारत के लिए 3 उपलब्धियां हासिल हुई हैं, बिकॉज यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर होता है यूनेस्को का, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें एशिया पैसिफिक रीजन का जो रजिस्टर है वहाँ हमारी 3 रचनाएं हैं इंडिया की जिनको लिस्ट किया है, जिनको रिकग्नाइज किया है. सो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन. ओके, सहृदय लोक लोकन, ये 3 पुस्तकें हैं, 3 रचनाएं हैं रादर, जिनको यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के अंदर जगह मिली है. चलिए, इस न्यूज़ को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं. यूनेस्को एड्स 3 इंडियन लिटरेरी मास्टरपीसेस. अपने आप में मास्टरपीसेस हैं या नहीं है? मैंने सहृदय लोक लोकन नहीं पढ़ा है कुछ भी, पंचतंत्र पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है, तो हमको इनका आइडिया तो है. दे आर मास्टरपीसेस इन इटसेल्फ. सो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन ये यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शुमार हो चुकी हैं. अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से पकड़ के रखिएगा. अब इन तीनों ही रचनाओं के बारे में इनके जो लेखक रहे हैं, जिन्होंने इनको लिखा है, वो देख लेते हैं. रामचरितमानस किसने लिखी है? रामायण और रामचरितमानस, एक बार पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, दोनों डिफरेंट बुक्स हैं, राइट. और दोनों को लिखने वाले रचनाकार भी अलग अलग हैं. रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है. ठीक है, रामचरितमानस. ओके, सो राम जैसा चरित्र चाहिए,
ऐसे याद रख सकते हो तो तुलसी खाइए रोज या तुलसी की पूजा कीजिए, समथिंग लाइक दिस, तो याद रहेगा। वरना रामायण और रामचरितमानस में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पंचतंत्र किसने लिखी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विष्णु सर शर्मा जी ने लिखी है। और सहृदय लोक लोकन आचार्य आनंदवर्धन जी ने लिखी है, आनंदवर्धन। सहृदय लोक लोकन, सो सहृदय, हृदय है, हृदय में आनंद होता है, कहीं ना कहीं ऐसे जोड़ा जा सकता है। अब जो मैं आपको कह रही थी, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने ये स्लाइड डाल दी है ताकि उस कन्फ्यूजन का बिल्कुल स्कोप खत्म हो जाए। देखिए, एक है रामायण, एक है रामचरितमानस, राइट। रामचरितमानस अब जो हम पढ़ते हैं अवधि के अंदर जो लिखा गया है, घर घर में जो रामायण पाठ होते हैं वो अधिकतर रामचरितमानस के ही करवाए जाते हैं, संस्कृत के नहीं होते हैं यूजली। सो रामायण पहले लिखी गई थी, कहा जाता है करीब 7 to 4th सेंचुरी BCE वाले समय में लिखी गई थी। एग्जैक्ट डेट को लेकर के थोड़ा विवाद रहता है। वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण, वाल्मीकि जी ने, और संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन आम जनता को तो समझ आती नहीं। तो बहुत सालों बाद 16th सेंचुरी CE के अंदर, यानी अराउंड 1575-1576 के अंदर, ये 1574 से 76 के बीच में गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इनकी जो भी बातें हैं वो आम लोग समझ सकें, उसको अवधि के अंदर लिखा है, और तब उसको नाम पड़ा रामचरितमानस। जन जन तक पहुंचे ना, हर एक मानस तक पहुंचे। सो अवधि में लिखी गई है, जो कि हिंदी की ही एक डायलेक्ट है, ठीक है। तो रामायण एंड रामचरितमानस। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये सुना है लवकुश का जो एक गीत था रामायण के अंदर, तो वो क्या बोलते हैं, ये रामायण है पुण्य कथा श्री सिया राम की। तो रामायण है, वो उस समय रामायण का वर्णन कर रहे थे, तो रामायण पुरानी है, रामचरितमानस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एम्फेसाइज किया है क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी बातें हमें कंफ्यूज कर जाती हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैं वैसे इसको कल लेने वाली थी, बट देन आई स्टॉप्ड। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि अगर इंडिया का कोई रिस्पॉन्स आ जाता है, कोई प्रतिक्रिया आ जाती है इस पर, तो देख लेते हैं, लेकिन नहीं आई है। तो अब हम इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस मुद्दा ऑल अबाउट? US थ्रेटन्स सैंक्शंस ओवर इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट डील। सो इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के, उसके एक टर्मिनल को ऑपरेट करने को लेकर के 10 साल की एक डील साइन हुई है, ठीक है, कि इंडिया मैनेज करेगा, ऑपरेट करेगा ईरान का चाबहार पोर्ट है। ईरान के चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल्स हैं, और उनमें से एक टर्मिनल है जिसको इंडिया ऑपरेट करेगा अगले 10 सालों तक, ठीक है। जैसे ये डील होती है, US की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की जाती है कि जो भी ईरान के साथ में इस तरह की डील्स करेगा या अपने लाइजनिंग बढ़ाएगा, तो फिर हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली इजराइल और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को चलते हुए US ईरान के अगेंस्ट शुरू से ही था, अभी और प्रोमिनेंटली हो रखा है, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने पहले कभी ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई चाबहार पोर्ट तो इंडिया पहले से डेवलप करवा रहा है, अपनी फंडिंग लगा रखी है उसने, तो अब US सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, पहले नहीं लगाए थे सैंक्शन। तो पहले जब इंडिया और ईरान के बीच में ये चाबहार पोर्ट को लेकर के अग्रीमेंट वगैरह की बातें आई थी, तब US से बातचीत करके हमने उन सैंक्शंस को रोका था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, ठीक है, तो उस समय भी सैंक्शंस लगते, लेकिन इंडिया और US के बीच में बातचीत हुई और वो सैंक्शंस को इवेड ऑफ कर दिया गया था। अब देखते हैं आज की स्थिति क्या है। चाबहार पोर्ट डील बिटवीन इंडिया एंड ईरान क्या है? तो पहले तो पोजीशनिंग देखिए भाई, और इस डील की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया क्यों जा रहा है इस डील के साथ में। इंडिया के ईरान के साथ में और इजराइल दोनों के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, राइट। अब इंडिया को इस पोर्ट की, ये यहाँ पे है चाबहार पोर्ट, ठीक है। सो इंडियन ओशन में, ये अरेबियन सी वाला हिस्सा है, इंडियन ओशन का पार्ट है। सो इंडियन ओशन में ओपन होने वाला एकमात्र यानी ओशनिक पोर्ट अकेला ईरान का कौन सा है? चाबहार पोर्ट है, वरना ईरान के पास काफी सारे और पोर्ट्स भी हैं। सो इंडिया को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज अगर उसको अफगानिस्तान या फर्दर ऊपर सेंट्रल एशिया तक अपना गुड्स पहुंचाने हैं, तो अभी तक उसको ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का, उसकी मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट हो रखे हैं और ये कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो इसलिए अब इसको हम सरपास कर सकें, हमें ग्वादर पोर्ट की जरूरत ना पड़े, हमें पाकिस्तान की एरिया की जरूरत ही नहीं पड़े, हम सेंट्रल एशिया तक अगर जाना चाह रहे हैं, तो अब हम चाबहार पोर्ट होते हुए ईरान से और फिर अफगानिस्तान में जा सकते हैं। अफगानिस्तान में जो भी गुड्स पहुंचाइए, फिर फर्दर आप आगे ऊपर निकल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज वाई स्ट्रेटेजिकली अगर हमें हमारी पहुंच सेंट्रल एशिया तक फर्दर पहुंचानी है, एक्सपैंड करनी है, तो ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अब न्यूज़ ये है कि इंडिया ईरान ने 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कौन से टर्मिनल कोऑपरेट करने के लिए चाबहार पोर्ट के? शहीद बहिश्ती टर्मिनल, शहीद बहिश्ती टर्मिनल, राइट। और ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है कौन सी 2 बॉडीज के बीच में साइन हुआ? इंडिया की तरफ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साइन किया है? सो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड PMO, पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान की, इंडिया की IPGL, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब IPGL जो है करीब $120 मिलियन अगले 10 सालों के अंदर इन्वेस्ट करेगी, उस पोर्ट को डेवलप करेगी। बिकॉज ऐसे ही थोड़ी ना ईरान दे देगा कि हाँ भाई ऑपरेट भी कर लो, यूज भी कर लो और मेरा कुछ भला मत करो। ऑब्वियसली वो बोलेगा कि आप डेवलपमेंट कीजिए। तो ईरान को क्या फायदा है? उसको डेवलपमेंट मिल रहा है, ऑफकोर्स उसको बिजनेस मिल रहा है, एट द सेम टाइम हमें एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑपरेट करने को मिल रहा है। ओके ना, चाबहार लाइक आई टोल्ड यू ईरान का अकेला ओशनिक पोर्ट है। हाउ कैन यू सी? लेट मी ट्राई एंड हेल्प यू सी दिस। देखो ये चाबहार पोर्ट की लोकेशन है, ठीक है। आई टोल्ड यू ये इंडियन ओशन में अरेबियन सी वाला हिस्सा है, तो ये अकेला सीधा सीधा ओशन से रिलेटेड है। तो हमारा कांडला पोर्ट हुआ, मुंबई पोर्ट हुआ, यहाँ से सीधे गुड्स यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा जो पोर्ट्स हैं, ये चाबहार पोर्ट हो गया, ठीक है। ग्वादर पोर्ट के देखो इतना पास में दिख रहा है आप लोगों को। देन और भी पोर्ट्स हैं, जैसे ये बांदर ए अब्बास पोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बट देन ये पर्शियन गल्फ में है, ये डायरेक्टली ओपन सीज में या डायरेक्टली ओशन से कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली इधर और भी पोर्ट्स हैं, ये भी ऊपर कैस्पियन सी वाले हिस्से में आ जाता है, ये पर्शियन गल्फ वाले हिस्से में आ गए। तो ये सब सीज या गल्फ वाले हिस्सों के अंदर हैं, पर अगर ओशनिक पोर्ट हम बोलें तो चाबहार पोर्ट अकेला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना। इसमें तो 2 मेन पोर्ट टर्मिनल्स हैं चाबहार पोर्ट के। एक हमने देखा शहीद बहिश्ती पोर्ट, राइट, और दूसरा है शहीद कालंतरी पोर्ट। तो हमने जो ऑपरेशनल कंट्रोल लिया है अगले 10 सालों के लिए वो शहीद बहिश्ती पोर्ट का लिया है। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत आराम से समझाऊंगी, ढंग से समझते चलिए और एक ही बार में क्लियर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी चाबहार पोर्ट का मेंशन आता है। अभी इससे मैं आगे और आपको बताऊंगी कि यूरोप तक का जो एक कनेक्टिव रूट बन रहा है उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब अभी हम देखते हैं। सो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट से आप फर्दर अफगानिस्तान, काबुल तक एंड फर्दर सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सकते हो, ट्रेड रूट बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो ना। जैसे ये अग्रीमेंट साइन हुआ, यूएस ने इशू कर दी एक वार्निंग नेशंस को, सभी नेशंस को, सिर्फ इंडिया को नहीं की है, इन जनरल सभी नेशंस को की है, दैट पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस आएगा अगर आप ईरान के साथ डील करते हो ना। जिन बच्चों को नहीं पता मैम ये सैंक्शंस क्या होते हैं, देखिए सैंक्शंस एक तरह से आप समझ लीजिए थ्रेट और पेनल्टी दोनों का काम करता है। कि अगर यूएस ने जैसे थ्रेट दिया है और मान लीजिए इंडिया को इन्होंने बोला आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, वैसे नहीं लगाने चाहिए जैसे आपके रिलेशन है, फिर भी मान के चलते हैं अगर वो लगाता है तो किस तरह के लगाएगा? अगर यूएस और इंडिया के बीच में कोई भी ट्रेड रिलेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वो रोक सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमें लॉस होगा, राइट। उसके अलावा अगर हमारा जो भी मिलिट्री सप्लाईज वहाँ से आती हैं, कुछ हम खरीदते हैं, उनके ऊपर रोक लगा सकता है। अगर हमारे जो डेलीगेट्स हैं जो वहाँ फंक्शन करते हैं उनको बोल सकता है आप खाली कर दीजिए ऑफिस। ये बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक डिसीजंस होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में लिए जा सकते हैं। तो जब आप इस तरह के सैंक्शंस लगाने की धमकी देते हो, थ्रेट देते हो, तो सामने वाला देश एक बार तो सोचता है कि हमें इतना बड़ा रिस्क लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। सो इंडिया के लिए लाइक आई टोल्ड यू चाबहार स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक भी रखता है। क्यों? क्योंकि रूट देता है हमें अफगानिस्तान तक पहुंचने का, जिस रूट को पाकिस्तान ने ब्लॉक किया हुआ है, और इससे हमारे ट्रेड रूट ओपन हो जाते हैं। साउथ एशिया फर्दर सेंट्रल एशिया तक ट्रेड रूट ओपन कर देता है। ईरान के वाया होते हुए हम जा सकते हैं सेंट्रल एशिया तक। हमें अब पाकिस्तान, कराची और इनके ग्वादर पोर्ट को की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में जाते हैं। चाबहार अग्रीमेंट जो हुआ था, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय चाबहार पोर्ट के ऊपर बातचीत हो गई थी, लेकिन यूएस के साथ कुछ रिलेशंस को चलते इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया था, पेन डाउन नहीं किया गया था, राइट। तो चाबहार अग्रीमेंट के थोड़े से बैकड्रॉप में चलते हैं। चाबहार एक डीप वाटर पोर्ट है, यानी कि अच्छा बहुत यूजफुल बंदरगाह है। डीप पोर्ट्स जो होते हैं जहाँ पे मिट्टी बहुत ऊपर तक नहीं है, बहुत डेप्थ पे है, वो पोर्ट्स बड़ी शिप्स के लिए बहुत काम के होते हैं। और ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है, जो कि कौन सी कोस्ट वाला एरिया है? मकरान कोस्ट वाला एरिया है, ठीक है। सो ये ईरानियन पोस्ट क्लोजेस्ट है इंडिया की, अभी हमने मैप में देखा था, वी हैड सीन, राइट। सो दिस इज क्लोजेस्ट टू इंडिया,
देन ओपन सीज से बिल्कुल कनेक्टेड है, इसीलिए इजी और सिक्योर एक्सेस हमारी लार्ज कार्गो शिप्स को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हमें सीज में से होकर के जाना पड़ेगा। ये जो चाबार पोर्ट अभी हम देखते हैं, मॉडर्न चाबार पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये एग्जिस्टेंस में 1970s में आया था। ओके, जब वही ईरान इराक के बीच में वॉर हो रही थी, 1980s आसपास का समय था, तब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ईरान ने भी समझी कि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारे लिए। 2003 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इंडिया की तरफ से और प्रेसिडेंट खातमी थे ईरान की तरफ से, और इनके बीच में एक एम्बिशियस रोड मैप, स्ट्रेटेजिक मतलब एक कोऑपरेशन को लेकर के एक रोड मैप इन्होंने तैयार किया था कि ऐसे ऐसे इंडिया और ईरान के बीच में हम कोऑपरेशन रखेंगे। और उसमें एक की पॉइंट चाबहार का भी था, लेकिन उस समय वो फाइनल नहीं हो पाया। और उसका फाइनलाइजेशन कब होता है? 2016 में, मई 2016, व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स ईरान, तब जाकर के एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन होता है। कौन सा अग्रीमेंट? ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। सो एक इंडिया है, एक ईरान है और एक अफगानिस्तान है। इनके बीच में ये एक अग्रीमेंट साइन होता है और उसको कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। इसको जनरली चाबार अग्रीमेंट कहा जाता है। ओके, और इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान इस पे साइन करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की बातें? ठीक है जी। अब तभी 2018 से 2016 में एग्रीमेंट साइन होता है। 2018 से इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL अपनी एक होली ओल्ड सब्सिडरी IPG-CFZ यानी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के तहत ऑपरेशंस जो भी हैं चाबहार पोर्ट के, उनको गवर्न कर रहा था 2018 से। अब 10 इयर्स का अग्रीमेंट कर लिया गया। अभी तो ठीक है, आप कर रहे हो ऑपरेशंस को मैनेज, लेकिन नाउ द अग्रीमेंट इज अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, 10 इयर्स का अग्रीमेंट हुआ है। सो अब देखिए ये चाबहार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे देखिएगा, करीब 2.5 मिलियन टन ऑफ वीट, देन अप्रॉक्सीमेटली 2000 टन्स ऑफ पल्सेस, ये ट्रांसशिपमेंट जा चुका है इंडिया से अफगानिस्तान इसी चाबहार पोर्ट के थ्रू। देन 2021 में हमने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड है मैलेथियन, जब बहुत लोकस्ट, वो टिड्डी दल का जो अटैक होता है, वो अफगानिस्तान में हुआ था, तो इसी चाबहार पोर्ट से हमने सप्लाई किया था ये वाला पेस्टिसाइड भी, मैलेथियन भी, अफगानिस्तान को। राइट ना, इस कहानी में एक और एंगल आता है INSTC का। ये सब एक साथ समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल न्यूज़ है इसलिए थोड़ा टाइम लगाएगी, पर एक बार समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे कभी। चाबहार को INSTC से कनेक्ट करने के लिए भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस INSTC? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये 3 देशों की प्लानिंग का नतीजा है। रशिया, ईरान और इंडिया इसमें मेन पार्टीज थे, जिसमें कि इंडियन ओशन को हम कनेक्ट करेंगे ईरान से होते हुए, ये हमारा पर्शियन गल्फ वाला हिस्सा होते हुए, देन कैस्पियन सी होते हुए, रशिया होते हुए, और फर्दर हम यूरोप तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने के लिए ये एक कॉरिडोर प्लान किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आपको यूरोप और साउथ एशिया या इंडिया के बीच में ट्रेड करना है तो आपको ये रूट लेना पड़ेगा, सी एंड ओशन का रूट लेना पड़ेगा, और ये बहुत लंबा रूट है, बहुत फ्यूल भी लगेगा, इसलिए पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगता है, इसलिए एक शॉर्टर रूट, पर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान, देन ऑफ कोर्स बीच में जो भी देश आते हैं, पर्टिकुलरली मेनली रशिया, ईरान, इनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज होना, जो कि इंडिया के साथ मेंटेन है ही, और इसलिए बातचीत चल रही है कि अभी देखिएगा, एक सेकेंड वापस आओ इधर मैप पे, ये आपको बंदर अब्बास दिखा, राइट? इसी के पास में यहाँ पे करीब चाबहार पोर्ट है। तो अभी तो ये बंदर अब्बास से प्लान्ड है कॉरिडोर, राइट? चाबहार पोर्ट को भी इससे जोड़ने की बात चल रही है, दिस चाबहार पोर्ट, गॉट इट? So INSTC is a 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन रूट। मल्टी मोडल यानी जिसमें जिसमें शिप्स भी आएंगी, रेल भी आएंगी, रोडवेज भी आएंगे, उसको मल्टी मॉडल कहते हैं। इसको इनिशिएट किया रशिया, इंडिया और ईरान ने। और ये एनविसेज क्या करते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, किन को कनेक्ट करना है? इंडियन ओशन को, पर्शियन गल्फ को, कैस्पियन सी को, वाया कहाँ से होते हुए? ईरान से होते हुए, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से होते हुए नॉर्दर्न यूरोप तक जाना है फाइनली। ठीक है, तो इंडियन ओशन और नॉर्दर्न यूरोप का कनेक्शन करने के लिए इस INSTC को प्लान किया जा रहा है, और ऐसी भी प्लानिंग है कि चाबहार पोर्ट को भी इस INSTC से हम कनेक्ट कर देंगे। गॉट इट? पूरी न्यूज समझ में आ गई? सो दिस वाज ऑल अबाउट चाबहार पोर्ट।
ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़े उससे पहले नए बच्चे जो भी आए प्लेटफॉर्म पे उनको मैं बता देती हूँ, आज जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप परचम के टेलीग्राम से ले सकते हो, परचम ऐप से ले सकते हो, ठीक है। परचम ऐप पे जा रहे हो तो फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइएगा। मंथली मैगजीन्स अगर चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मंथली मैगजीन, सारी न्यूज़ A to Z कैटेगरी वाइज आपको मिल जाए तो आप इस पे जा सकते हो। अगर आपको MCQ से पढ़ना है 200 MCQs विद एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर के, तो आप इस पे जा सकते हो। दोनों आपको parchamclasses.in पे मिल जाएंगी। अगर आप CA की PDF का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यानी जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, जो भी कुछ वीडियोस हम लेकर के आते हैं करंट अफेयर के, उनके PDF एक जगह मिल जाए तो परचम ऐप से आप ये सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ेगा, सस्ता पड़ता है ऑफकोर्स, एंड कन्वीनियंट भी रहेगा, बार बार जा करके लेना नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर। परचम ऐप में आप चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर कुछ बाय किया है और प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट से बाय करने के बाद, तो प्लीज़ इस ईमेल ID पे लिखेंगे parchamclasses06@gmail.com, राइट। सारी जानकारी मैंने दे दी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगली जो न्यूज़ आ रही है वो एक डिमाइस से रिलेटेड है। ये एक प्रमुख व्यक्ति का निधन हुआ है। हु इज़ दिस पर्सन? सो बिहार के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी, ये सुशील मोदी हैं, ऐसे याद रख लीजिए, है ना। सो हमारे जो भी प्रधानमंत्री जी हैं उनके अलग अलग इमेज फॉरवर्ड की जाती हैं। जो जिनको हम प्रो मोदी कहते हैं वो उनकी अच्छी बातें बोलते हैं, जो अगेंस्ट मोदी हैं वो एंटी बातें बोलते हैं, राइट। तो इनको सुशील मोदी से याद रख लीजिए, ये एंटी वाले नहीं है, सुशील मोदी है। याद करने का तरीका बता रही हूँ। चलिए, सो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी जी, जो कि चीफ मिनिस्टर कहाँ के रह चुके हैं? बिहार के। बिहार याद रखिएगा, इनका निधन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख लीडर के तौर पे काम कर चुके हैं। 2005 यानी 2005 में इन्होंने डेप्यूटी CM की पोजीशन संभाली थी नीतीश कुमार जी के अंडर में। साथ ही साथ बहुत कुछ थोड़े ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 लेजिस्लेटिव हाउसेस के अंदर अपनी मेंबरशिप या सेवाएं दी हैं, ऐसा समझिए, वहाँ पे लीडर रहे हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, बिहार असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन चारों से इनका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रह चुका है। सो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में निधन हुआ है सुशील कुमार मोदी जी का, वो कौन से स्टेट के डेप्यूटी CM के तौर पे कार्य कर चुके हैं? तो आपको बिहार पता होना चाहिए, या फिर बिहार के वो कौन से डेप्यूटी CM हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो भी हो सकता है। चलिए, अगली न्यूज़ आ रही है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में जो मेलिंडा नेम है वो बिल गेट्स की वाइफ का है और उन्होंने इस फाउंडेशन से रिजाइन कर दिया है। ये एक सिंगल लाइनर न्यूज़ है। मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, शी हैज़ रिजाइंड एज गेट्स फाउंडेशन को चेयर के पोजीशन से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। एंड बस दैट इज इट। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि समाज सेवाओं के अंदर अपनी फंडिंग देती है, राइट। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। विप्रो ने अपॉइंट किया है विनय फिरके जी को, फिरके। सो विनय फिरके जी CEO बने हैं APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के ऑफ विप्रो। नाउ व्हाट इज दिस, लेट अस अंडरस्टैंड। CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। एशिया पैसिफिक, इंडिया और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, ये वाला जो रीजन है इसको कुल मिलाकर के APMEA कह दिया गया है। और इसके स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग यूनिट के जो CEO हैं वो किसको बनाया गया है? विनय फिरके जी को बनाया गया, ठीक है। और कौन सी कंपनी की बात हो रही है? विप्रो की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट न्यूज, पे अटेंशन। सो वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट, जितने भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे एक समिट हुआ है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। तो ये चल रहा है, कहाँ चल रहा है? रॉटरडैम, नेदरलैंड्स। रॉटरडैम अहोय, नेदरलैंड्स के अंदर ये चल रहा है। 13 to 15 आज तक ही है और उसके अंदर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और हमारा पहली बार एक पेविलियन हमने इस समिट में लगाया है। पेविलियन समझ लीजिए, एक हमने हमारा एरिया बना रखा है, पेविलियन उसी तरह से आप समझिएगा, है ना। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज सेट अप इट्स ओन पेविलियन एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। एक तो ये न्यूज़ हुई। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हो रहा है? रॉटरडैम, नेदरलैंड्स में हो रहा है, ओके, 13 to 15 मई। इंडिया का जो पेविलियन है कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन समिट है, हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे देखा जा रहा है, इसलिए
यही वाली मिनिस्ट्री उसमें अपना व्हाट वुड बी से, आज मेरी वोकेबलरी बहुत ब्रेक हो रही है, आज मेरे सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत ब्रेक हो रही है, आई एम ऑब्जर्विंग दिस, स्मूथ सेंटेंसेस नहीं आ रहे आज मेरे, नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी, नॉट ऑल डेज आर योर बेस्ट डेज। सो पेवेलियन इंडिया अपना एक सेटअप कर रहा है, कम बैक। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, ये स्टैटिक के एंगल से कुछ एक इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो। आओ, हाइड्रोजन हमें पता है, अब ये हाइड्रोजन भी ग्रीन हाइड्रोजन होती है क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन? सी, ग्रीन किसी भी चीज के साथ लगाने का मतलब है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी उस चीज को बनाने में, उस चीज को यूज करने में एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो जब आप ये हाइड्रोजन बना रहे हो, हाइड्रोजन कैसे बनती है? इलेक्ट्रोलिसिस से बनती है। वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग निकले, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग निकले, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है और ऐसे हाइड्रोजन बनती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो हाइड्रोजन बनाने के लिए, ये किस सोर्स से आ रही है? क्या ये रीन्यूएबल से आ रही है, नॉन रीन्यूएबल से आ रही है? क्या कोयला जला करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, या पानी से, सोलर से, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो? अगर आप रीन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके और फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन बन गया। आ गई बात समझ में? बस इतनी सी बात है। और ये मतलब जब आपने हाइड्रोजन बनाया तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं हुई, ग्रीन हाउसेज एमिट नहीं हुई, उसको हमने ग्रीन हाइड्रोजन बोल दिया। इतनी बात समझ में? अब आ जाओ कि इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में और उसका आउटले रखा गया था करीब 19,744 करोड़ का। हमने एक एम्बिशियस टारगेट लिया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर, 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें अचीव करनी है, यानी इतना ग्रीन हाइड्रोजन हम बनाने लग जाएं, कब तक? 2030 तक। ये हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके लिए अभी थोड़े टाइम पहले एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था ताकि उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखी जा सके। गॉट इट जी? क्लियर हो गई ये न्यूज़? चलो आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। कान फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और कांस के अंदर यानी फ्रांस के अंदर ही चलता है। पहली बार इंडिया इज होस्टिंग अ भारत पर्व देयर, वहाँ पे हम अपना एक भारत पर्व भी होस्ट कर रहे हैं ताकि इंडियन फिल्म कम्युनिटी, मैं देख रही थी कहाँ लिखा है, इंडियन फिल्म कम्युनिटी जो भी वहाँ पार्टिसिपेट करने आएगी वो एक दूसरे से बातचीत कर सके। अगर आपको नंबर्स एक्सचेंज करने हैं, कुछ एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करने हैं, लाइजनिंग करनी है, नेटवर्क बनाना है, तो वह बनाया जा सके। इंडिया टू होस्ट भारत पर्व एट कान फिल्म फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम। और कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? कान एक जगह है फ्रांस के अंदर, ठीक है। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम अपना भारत पर्व भी यहाँ पे मना रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारा 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा गोवा के अंदर नवंबर में, उसकी ऑफिशियल ट्रेलर और पोस्टर भी हमने इसी उत्सव के अंदर लॉन्च करना है। फर्दर न्यूज़ पे चलते हैं एंड न्यूज़ आ रही है कहाँ से? अर्जेंटीना के पैटागोनियन कोस्ट से, ठीक है। पहले आप मैप देखो ताकि आपको समझ में आए क्या बात कर रही हूँ मैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में एक कंट्री है और ये इसकी पैटागोनियन कोस्ट है, पैटागोनियन डेजर्ट है। चलो मुझे बताओ, पैटागोनियन डेजर्ट हॉट डेजर्ट में आता है, कोल्ड डेजर्ट में आता है? मैंने कहीं कुछ डायमेंशंस नहीं दिखा रखे हैं, बताइए। पैटागोनियन डेजर्ट हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है? और पैटागोनियन डेजर्ट के पास में जो पैटागोनियन कोस्ट है, यहाँ पे 100 सालों के बाद एक वेल की स्पीशीज दोबारा देखी गई है और वो वेल कौन सी है? से वेल। कौन सी वेल? से वेल। तो से वेल रिटर्न टू अर्जेंटीना आफ्टर अ सेंचुरी। सो करीब 1920s 30s में बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया गया, जिसकी वजह से इस एरिया से इनकी आबादी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब 100 सालों बाद वापस ये जायंट वेल्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी वेल्स में से जो दुनिया की सबसे बड़ी वेल्स जिस फैमिली को बिलोंग करती है ना, उसी को ये साई वेल भी बिलोंग करती है। सो जायंट ब्लू ग्रे साई वेल है, अर्जेंटीना के पैटागोनियन कोस्ट से 100 सालों पहले, सेंचुरी मतलब 100 साल पहले गायब हो चुकी थी, चली गई थी, खत्म हो चुकी थी, अब वापस से आ रही है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स काफ़ी सारे लिए गए हैं। ये अगर आप इसका साइंटिफिक नेम देखोगे बेलेनोप्टेरा बोरियालिस, बेलेनोप्टेरा बोरियालिस है और थर्ड लार्जेस्ट रॉकवुल है। ये रॉकवुल
रॉकुल उन वेल्स को कहा जाता है जो बेलेनोप्टेरी फैमिली को बिलोंग करती हैं, यानी ये सबसे लार्जेस्ट ऑफ द वेल्स हैं, जिसमें ब्लू वेल आती है, राइट, और फिन वेल आती है, और थर्ड नंबर पे साई वेल है। स्पर्म वेल साई वेल ऑलमोस्ट बराबर बराबर बड़े होते हैं। देन एक रिपोर्ट जो सामने आई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 कौन रिलीज करता है? UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। सो इस रिपोर्ट की मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, देखते हैं फटाफट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 का थर्ड एडिशन रिलीज किया गया, ठीक है, और किसने किया? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। और इसके अर्लियर वर्जन जो थे, एक 2016 में, एक 2020 में रिलीज किया गया था। 4-4 साल के गैप पे आ रहे हैं, दिख रहा है हमको, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है, इसने बताया कि जो ट्रेंड है इलीगल ट्रेड के, देखो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो साइट्स में लिस्टेड होते हैं, हम पढ़ते हैं ना IUCN के हिसाब से क्या स्टेटस है, साइट्स के हिसाब से क्या स्टेटस है। साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनका आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन किया गया था। इंटरनेशनल ट्रीटी थी काफ़ी सारे देशों के बीच में। सो ये जो रिपोर्ट है एक अपडेट देती है कि जो इलीगल ट्रेड चल रहा है ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का जो साइट्स में मेंशन्ड है, फिर भी लोग इलीगल ट्रेड करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट देती है कि देखो इतना इतना इलीगल ट्रेड चल रहा है, ताकि और कदम उठाए जा सकें, कुछ स्टेप्स लिए जा सकें इसको कम करने के लिए। सो डेटा सामने आया कि जो इलीगल ट्रेड है, राइट, 162 कंट्रीज, अच्छा इसमें जो डेटा शुमार किया गया है यानी इंक्लूड किया गया है 2015 से लेकर 2021 तक का किया गया है, ठीक है, और उसमें कितने देशों से डेटा लिया गया है? 162 देशों से लिया गया है। अब जो मेजर फाइंडिंग आई है वो ये आई है कि 2017 ऑनवर्ड्स इलीगल ट्रेड जो हो रहा है, ओवरऑल एनिमल ट्रेड में इलीगल ट्रेड का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। यानी मान लीजिए अगर हमने 100 एनिमल्स का ट्रेड किया, यानी बेचा उनको, खरीदा उनको, तो उनमें से कितने इलीगल थे, यानी उस साइट्स के अंदर मेंशन्ड थे, यानी इनकी खरीद बेच आप कर ही नहीं सकते थे, ऐसे एनिमल्स का जो परसेंटेज है वो ऊपर गया है। गॉट इट? कब से? 2017 से। और जब कोविड पैंडेमिक वाला टाइम था 2020-21, तब ये जो प्रपोर्शन है क्राइम्स का और ज्यादा ऊपर गया। वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा जो ट्रेड देखा गया है साइट्स वाली स्पीशीज का, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्पीशीज कौन सी है? राइनो। राइनो के जो हॉर्न्स होते हैं उनके लिए उनकी ट्रेड हो रही है, और मार्केट में करीब 29% इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो राइनो हॉर्न्स के लिए हो रही है। उसके बाद पैंगोलिन के स्केल्स, पैंगोलिन का एनिमल होता है, उसके स्केल्स होते हैं। सो चाइना साइड में बहुत ज़्यादा इसको सूप्स में एंड डेलिकेसी के तौर पे यूज़ किया जाता है। 28% ट्रेड इसका देखा गया। और एलिफेंट की जो आइवरी होती है, हाथी के दांत, वो 15% इलीगली ट्रेड किए गए। तो ये मेजर फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की। चलिए अब हम साइट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फो ले लेते हैं। साइट्स, लाइक आई टोल्ड यू, कि एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जो कि एनफोर्समेंट में आता है 1 जुलाई 1975 को। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि 184 पार्टीज ने साथ आकर के एक तरह से अग्रीमेंट किया कि ठीक है हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है, तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस हम रखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि इन वाइल्ड लाइफ का न किया जा सके, इलीगल पोचिंग न की जाए, इलीगल खरीदा बेचा न जाए इनको। ओके, एंड देन UNODC, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, हेडक्वार्टर्ड वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर्ड है। इलिसिट, इलीगल ड्रग्स, क्राइम, टेररिज्म के अगेंस्ट ये काम करती है। सो फार सो गुड, समझ में आ गया। लास्ट कैटेगरी ऑफ न्यूज की तरफ चलते हैं जल्दी से, और वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी। सबसे पहली न्यूज आ रही है मनिका बत्रा। कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है? टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सो मनिका बत्रा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पैडलर टेबल टेनिस के खिलाड़ी के लिए यूज किया जाता है, टू ब्रेक टॉप 25 वर्ल्ड रैंकिंग। टॉप 25 वर्ल्ड रैंकिंग में TT के अंदर पहली बार, टेबल टेनिस के अंदर पहली बार किसी महिला ने इंडिया से जगह बनाई है, और नाम है मनिका बत्रा। अब ये वर्ल्ड नंबर 24 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अगली खबर आ रही है, इंडिया को मिल गए एक और चेस ग्रैंड मास्टर, राइट। कौन से नंबर के हैं ये? 85th। इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तमिलनाडु के पी श्याम निखिल। सो पी श्याम निखिल ऑफ तमिलनाडु बिकम्स इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर। इससे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? वैशाली बनी थी, राइट। सो आर वैशाली 84th
ग्रैंड मास्टर बनी थी। मैंने आपको बहुत विस्तार में समझाया था विमेन ग्रैंड मास्टर क्या होता है, इंटरनेशनल मास्टर्स क्या होता है, ग्रैंड मास्टर क्या होता है, राइट। तो अगर आप वर्ल्ड चेस चैंपियन के बाद कोई उपाधि मानो तो ग्रैंड मास्टर की होती है, ओके। और इंडिया से सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद बने थे। और अभी तक सिर्फ 3 फीमेल ग्रैंड मास्टर्स बनी हैं, विमेन ग्रैंड मास्टर नहीं, WGM नहीं, WGM अलग क्राइटेरिया होता है, ये सिर्फ विमेन को दिया जाता है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि मेल और फीमेल दोनों जीत सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा अच्छा स्कोर चाहिए होता है। और इस उपाधि को पाने वाली सिर्फ 3 फीमेल्स इंडिया से कौन है? सबसे पहली थी कोनेरू हम्पी, देन द्रोणावली हरिका एंड आर वैशाली, जो बहुत रिसेंटली बनी थी। गॉट इट? न्यूज़ इज क्लियर? देन ओके, अगली खबर आ रही है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी या कप जो होता है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है, राइट। और इसमें पहली बार जापान जीता है। जापान की मेडन विन रही है सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी की। किसको हराया जी? पाकिस्तान को हराया है। कहाँ गया? ये रहा, डिफीटिंग पाकिस्तान, ओके। और ये जो अजलान शाह सुल्तान कप है, ये कहाँ खेला जाता है हर साल? मलेशिया के अंदर खेला जाता है। एनुअल इंटरनेशनल मेंस का फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है ये। चलो मुझे हॉकी से रिलेटेड ना टू मोर पॉपुलर कप्स या ट्रॉफीज के नाम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, देन अगली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम द फील्ड ऑफ क्रिकेट। और इंग्लैंड के एक बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन, ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। और अभी जो उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका जो फर्स्ट टेस्ट होगा समर का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इंग्लैंड क्रिकेटर कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं जेम्स एंडरसन, ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। इन्होंने अपना डेब्यू यानी पहली बार इंग्लैंड के लिए खेलना शुरू किया था 2002 में। करीब 22 साल का लंबा इनका पूरा अभी तक का करियर रहा है। एंड उसमें हाईलाइट क्या है इनके करियर में? ही बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर एवर टू टेक 700 विकेट। 700 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर थे ये। और जो लोग इनके ऊपर हैं जिन्होंने 700 विकेट से इनसे ज्यादा लिए हुए हैं, वो दोनों स्पिनर्स हैं। कौन कौन है? मुथैया मुरलीधरन है, शेन वॉर्न है, ये दोनों स्पिनर्स हैं। लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें जिन्होंने 700 विकेट्स लिए हैं, ही इज द वन। ऑलराइट, एंड देन फाइनली लास्ट न्यूज है, एक बार देखने जैसी है, सुपर इंपॉर्टेंट में नहीं कहूंगी। आभा खटुआ, she has broken women shot put national record at Federation Cup 2024. So shot put होता है, बाहर इसी एक बॉल होती है, उसको थ्रो करना होता है। So शॉट पुट में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है आभा कटुआ ने, एंड 18.41 मीटर दूर इन्होंने शॉट पुट को फेंक करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और ये नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन भुवनेश्वर में चल रहा है। आभा कटुआ सेट्स नेशनल रिकॉर्ड और गोल्ड जीता है इन्होंने विमेन शॉटपुट में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स कंपटीशन के अंदर, राइट। विद दिस वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द डे। जाते जाते जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट अब रेलवेज के भी एग्जामिनेशन आर नियरिंग अप, सो उसके लिए भी बहुत जल्दी कोर्स आ जाएगा। लेकिन जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट दिस कोर्स ऑन परचम ऐप। एसएससी जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक जीके आई एम कवरिंग हियर। और इसमें आपको आपके लिए हाईली रिकॉर्डेड कस्टमाइज वीडियोस मिल जाएंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिल जाएंगे, देन पीवाईक्यू डिस्कशन है, मॉक पेपर्स हैं, काफ़ी कुछ इसके अंदर आपको दिया गया है ताकि आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग हो सके, राइट। और उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आप चेकआउट कर सकते हो, अलग से बिल्कुल अप टू डेट बनाई गई है। जो एग्जाम पैटर्न आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। 5500 क्वेश्चंस 220 सेक्शनल टेस्ट में आएंगे, और यही सारे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स को कवर करता हुआ ये टेस्ट सीरीज है। बोथ कैन बी चेक्ड ऑन परचम ऐप। चलिए, रेडी फॉर रिविजन क्वेश्चन? चलो, पहला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आंसर करो। कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क, ये 4 आप देखिए और बताइए विच अमंग द फॉलोइंग हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024। इस रजिस्टर में इनमें से किन किन को शामिल किया गया है, बताइएगा। सो पंचतंत्र, यस। रामायण या रामचरितमानस? रामचरितमानस। सो ओनली 1 and 3, A will be the right answer। भगवद गीता तो नहीं थी ना? Where is World Hydrogen Summit 2024 where India has set up its own pavilion for the first time being held? तो सवाल सीधा सा है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहाँ हो रहा है? नेदरलैंड्स में, रॉटरडैम के अंदर, ओके। देन हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट पैडलर, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, टू ब्रेक इनटू टॉप 25 वर्ल्ड रैंकिंग? आंसर क्या होगा? मनिका बत्रा, ओके। फर्दर, recently passed away leader सुशील कुमार मोदी was the former deputy CM of which state? कौन से स्टेट के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम थे?
बिहार के थे। ओके, मूविंग फर्दर, रिसेंटली हु बिकेम इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर, कौन बने इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर? तमिलनाडु से पी शामनिखिल। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। Which Indian company is responsible for operating the Shahid Bhedsi terminal at Chabahar port under a 10-year contract? तो 10-year contract कौन सी कंपनी है जिसने साइन किया है और वो रिस्पॉन्सिबल है आगे इस पोर्ट के टर्मिनल को ऑपरेट करने के लिए? इन चारों में से जो भी राइट आंसर हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज प्रीवियस डे के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज कल ही पढ़ा है, अब ऑल्टरनेट डे हम लिया करते हैं ना, सो कल उसको कवर करेंगे। जाते जाते एक थॉट आप सभी के लिए, बड़ा अच्छा थॉट है, आप सभी अभी तैयारी के फेज में हो, राइट? और बहुत बड़ा पहाड़ सामने आता होगा नजर ना, कि कितना डिफिकल्ट है ये जर्नी एक एस्पायरेंट की, कि आपको रोज उठना है, पढ़ना है और कहीं ना कहीं दिमाग में वो डर लेकर के पढ़ना है, नहीं हुआ तो क्या, राइट? लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चैलेंज हो या लाइफ में कोई भी चैलेंज हो जो पहाड़ बन के सामने खड़ा है, ऐसा नहीं है पहाड़ पार नहीं किए जाते, है ना? पहाड़ पार किए जाते हैं, काट के भी किए जाते हैं, चढ़ के भी किए जाते हैं, साइड से निकल के भी किए जाते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन पहाड़ पार हो सकते हैं। और जब आप ये पहाड़ पार कर लोगे ना, वन द डे दिस माउंटेन विल बी, यू विल बी अहेड ऑफ दिस माउंटेन। एक टाइम जीवन में आएगा जब ये माउंटेन दिखेगी भी नहीं, इतनी दूर जा चुकी होगी, इतनी छोटी हो चुकी होगी, लेकिन इस पूरे जर्नी के दौरान आप एज एन इंडिविजुअल जो बनते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरे स्ट्रगल आप देख रहे हो, ये स्ट्रगल आपको क्या निखारती है या आपके अंदर कुछ और ऐसी चीजें डाल देती है जो आगे जाकर के लाइफ में आपको चैलेंज के तौर पे सामने दिखेंगी, ये बहुत जरूरी है। तो पहाड़ तो पार होते रहेंगे, पहाड़ आते भी रहेंगे, पार भी होते रहेंगे। आप एज एन इंडिविजुअल कैसे बनते हो इस पूरी जर्नी में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके साथ जीवन में बहुत आगे चलेगा। Let us read this out. One day, the mountain in front of you will be so far behind you that it will barely be visible in the distance. But, there's always a but. But the person you become in learning to get over it, that will stay with you forever, and that is the point of the mountain. माउंटेन का पॉइंट सिर्फ उस माउंटेन को पार कर जाना ही नहीं है, माउंटेन का पॉइंट है उस माउंटेन को पार करते हुए आप क्या सीख रहे हो, क्या ले रहे हो, और वो आगे लाइफ में आपके साथ हमेशा रहेगा। तो जब भी कोई कठिनाई से गुजर रहे हो, जब भी कोई चैलेंज से गुजर रहे हो, जब भी कोई हार्डवर्क वाले फेज से गुजर रहे हो, ध्यान रखना आप अपने अंदर क्या वर्च्यूज, क्या क्वालिटीज लेके आते जा रहे हो, बिकॉज वो आपके साथ बहुत आगे चलेंगी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। आई रियली होप आज की क्लास समझ में आ गई होगी। आज बहुत अटक अटक के मैंने पढ़ाया, समहाउ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बट समझ में आ गया होगा, इतनी उम्मीद करती हूँ। कल मिलेंगे, एंड प्रॉबेबली बिकॉज आई हैव नॉट हैड अ गुड नाइट स्लीप, और स्लीप आपके ब्रेन को वापस से रिबूट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, शायद हो सकता है, इसलिए आज थोड़ा फ्लुएंसी की कमी थी। चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, अदरवाइज कल मिलेंगे दिन में 12 बजे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।